डीजल ट्रेन रिस्टोरेशन एक बहुत ही पिछड़ा गांव था जो कि हर सुविधा से कोसों दूर था, जहां पर आने जाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं थी। एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों को पैदल ही जाना पड़ता था। उस गांव तक ना कोई बस जाती थी और ना ही कोई ट्रेन। गांव का सरपंच गांव में रोड बने इसके लिए कोशिश भी कर रहा था, पर हर बार गांव के रोड के लिए मंजूरी ही नहीं मिलती थी, जिस वजह से गांव वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। एक बार गांव का सुधाकर नाम का आदमी सरपंच से कहता है, सरपंच जी, क्या इस बार मिली कि नहीं मंजूरी गांव के रोड की, या फिर हमें वैसे ही जिंदगी बितानी होगी? अरे सुधाकर, रोड की मंजूरी तो नहीं मिली। पता नहीं कितने दिन ऐसे ही जीना पड़े, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन कोई ना कोई गांव में आएगा जो हमारे गांव की तरक्की करके ही रहेगा। गांव वालों ने अब तो आस ही छोड़ दी थी कि गांव की कभी तरक्की भी होगी या कभी रोड भी बनेगा। ऐसे में एक दिन शहर से रोशन नाम का एक लड़का गांव में अपने दोस्त सूरज से मिलने आता है। उस गांव में आने के लिए उसे बड़ी ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है। रोशन पैदल चलते हुए उस गांव में आता है और गांव आने के बाद सूरज से वो कहता है, अरे सूरज, अभी देश की इतनी तरक्की हो चुकी है, गांव गांव में बस सेवा, ट्रेन सेवा पहुंच गई है, पर तुम्हारे गांव में अभी भी कोई भी आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। अरे क्या करे रोशन, हमारे गांव के सरपंच रोड की मंजूरी के लिए लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मंजूरी फिर भी नहीं मिलती। देखते हैं आगे क्या होता है। अरे सूरज, सरकार पर निर्भर रहने से अच्छा है कि हम ही कुछ गांव के लिए कर लेते हैं। पर रोशन, आखिर हम क्या कर सकते हैं? अब ये सब छोड़, हाथ मुंह धो और फ्रेश हो जाओ, फिर तुम्हें मैं अपना गांव दिखाता हूँ। रोशन फ्रेश होकर सूरज के साथ गांव घूमने जाता है। गांव घूमते घूमते रोशन को एक पुरानी रेलवे ट्रैक दिखाई देती है। तब रोशन कहता है, अरे सूरज, देखो तो यहाँ एक पुरानी रेलवे ट्रैक है। हाँ रोशन, मुझे पता है। कहते हैं कि ब्रिटिशों के जमाने में यहाँ से ट्रेन चलती थी, पर उन लोगों के जाने के बाद यहाँ से ट्रेन जाना बंद हो गया है। अब ये ट्रैक किसी काम की नहीं है। सालों से ऐसी ही पड़ी रहने की वजह से ये जमीन के नीचे धंस गई है। अरे इसका मतलब है कि अभी भी यहाँ से ट्रेन जा सकती है, बस हमें इस ट्रैक को ऊपर लाना होगा और रिपेयर करना होगा। चलो आज से ही हम इस ट्रैक को ढूंढते हैं, हो सकता है हमें और भी कुछ मिल जाए। ऐसा कहकर रोशन और सूरज उस ट्रैक से चलते चलते जा रहे थे कि तभी गांव के बाहर उस ट्रैक पर एक पुरानी डीजल ट्रेन पड़ी रहती है। बहुत सालों से ऐसे ही पड़ी रहने की वजह से उस डीजल ट्रेन में पेड़ लग चुके थे और बारिश की वजह से जंग भी चढ़ चुका था। उस पुरानी डीजल ट्रेन को देखकर रोशन कहता है, अरे सूरज, क्यों ना हम ही इस डीजल ट्रेन को रिस्टोरेशन करें और इस उखड़ी हुई रेलवे ट्रैक को भी ठीक करें। हम ही गांव के लिए ट्रेन सेवा शुरू करें। हाँ रोशन, तुम ठीक कह रहे हो। मैं एक मैकेनिक इंजीनियर हूँ। मैं इस डीजल ट्रेन को ठीक कर सकता हूँ। और मैं एक लोको पायलट हूँ। मैं ट्रेन को चलाकर लोगों को गांव गांव ले जा सकता हूँ। हमारी खुद की ट्रेन, और वो भी कम दामों में। ये बड़ी आइडिया है सूरज, चलो आज से ही इस काम में लग जाते हैं। हाँ रोशन, हम अपनी ट्रेन का दाम बस 2 रुपए रखेंगे। इससे लोगों को भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारी कमाई भी होगी। ऐसा कहकर रोशन और सूरज दिन रात मेहनत करके पुरानी डीजल ट्रेन का रिस्टोरेशन करते हैं। उस ट्रेन को वो अच्छे से पेंट करवा कर उसे और भी ट्रेन के डिब्बे जोड़ते हैं और दोनों की डीजल ट्रेन तैयार हो जाती है। उसी के साथ रोशन और सूरज दोनों मिलकर उखड़ी हुई रेलवे ट्रैक को भी ठीक करने लगते हैं। उन दोनों की मेहनत देखकर गांव वाले भी उनकी ट्रैक ठीक करने में मदद करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में सारा काम हो जाता है और आखिर में उस गांव में ट्रेन का उद्घाटन वो रखते हैं। तब गांव का सरपंच आकर वहां कहता है, तुम दोनों बेटा इस गांव के लिए मसीहा बनकर आए हो। अब इस गांव की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मेरे गांव वालों को पैदल सफर करने की भी कोई जरूरत नहीं। सरपंच और गांव वाले उन दोनों की बहुत तारीफ करते हैं और उस दिन के बाद से डीजल ट्रेन से ही कम दाम में सफर करने लगते हैं। डीजल ट्रेन की सेवा की वजह से अब हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर भी भेजने लगता है। गांव वालों की अब हर समस्या रोशन और सूरज की डीजल ट्रेन की वजह से दूर चली जाती है। ओल्ड BMW कार रिस्टोरेशन। भरतपुर नाम के गांव में एक गोरा चिट्टा लंबा सा लड़का सड़क से जा रहा था कि तभी अचानक गांव वाले उसके पास आकर उसके पैर छूने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसके पैर क्यों पड़ रहे हैं।
शायद यही सवाल आपको भी पड़ा हो। तो आइए जानते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। दरअसल गांव का जमींदार मोहन सिंह एक बड़ा ही नेक दिल इंसान था। उसे सुंदर नाम का एक लड़का था। पढ़ाई के लिए वो विदेश गया था और शादी करके वो वहीं पर बस गया। उसे एक बेटा था जिसका नाम था रितेश। रितेश ही वो गोरा चिट्टा लड़का था जो कि बिल्कुल अपने दादाजी मोहन सिंह जैसे दिख रहा था। मोहन सिंह के मौत के बाद पहली बार रितेश इंडिया अपने गांव आया था। लोगों को पैर पड़ते देख रितेश एक आदमी से पूछता है, मैं आपको नहीं जानता, पहली बार इस गांव आया हूँ, फिर भी आप लोग मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो? कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं सरकार, आप तो हमारे जमींदार मोहन सिंह के पोते हो। आप बिल्कुल उनके जैसे दिख रहे हो। मोहन सिंह हमारे गांव के भगवान थे। आप उनका ही खून हो, तो आप भी हमारे भगवान ही हुए ना। अच्छा, इसलिए आप मेरे पैर छू रहे हो। पर ये सब करने की कोई बात नहीं, बस मुझे मेरी हवेली का पता बता दो। गांव वाले रितेश को सही सलामत उसके हवेली पर ले जाते हैं और कहते हैं, कभी भी किसी चीज की भी जरूरत पड़ी तो बेझिझक कहिएगा मालिक, हम चले आ जाएंगे। ऐसा कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। हवेली की देखरेख के लिए मोहन नाम का आदमी वहीं पर रहता है। रितेश को देखकर मोहन एकदम चकित हो जाता है और वो कहता है, आप तो सरकार के जैसे दिख रहे हो। चलिए आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं आपके खाने का इंतजाम करता हूँ। रितेश थोड़ा आराम करके खाना खाकर हवेली देखने लगता है। तब उसके साथ मोहन भी रहता है। रितेश अपने दादाजी के बारे में सब जान जाता है कि किस तरह से दादाजी लोगों की मदद करते थे। रितेश मोहन से अपनी जायदाद के बारे में पूछता है। तब मोहन हड़बड़ा जाता है और कहता है, अरे सरकार, आप भी कौन सी बात पूछ रहे हो? अब वो बात कहाँ जो पहले थी। गांव वाले सरकार का फायदा उठाते थे। उन्होंने बहुत पैसे की मदद की गांव वालों को। इसी चक्कर में सारे खेत और जमीनें बिक गई। अब तो बस ये हवेली ही बची है। रितेश को मोहन की बातों पर विश्वास नहीं होता, पर वो कर भी क्या सकता है। हवेली को देखकर रितेश गांव घूमने जाता है। तब उसे सूरज नाम का एक लड़का मिलता है। रितेश उससे जान पहचान बढ़ाता है और अपने दादाजी के बारे में पूछता है। तब सूरज कहता है, आपके दादाजी बहुत अच्छे थे, उनकी वजह से ही मैं आज इंजीनियर बना हूँ। पर ऐसा कहकर सूरज एकदम चुप हो जाता है। तब रितेश उसे पूछता है, पर क्या सूरज, साफ साफ कहो। अगर मैंने आपको कुछ कह दिया तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। कोई कुछ नहीं करेगा, मगर पहले बताओ तो सही। वो मोहन जो है आपके हवेली का रखवाला, वो अच्छा इंसान नहीं है। सभी गांव वालों को लगता है कि उसने ही सरकार को मारा है और सारे खेतों को बेच कर खाया है। हम गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे इसकी तह तक जाना होगा। रितेश हवेली आता है और मोहन को बहुत सारे सवाल करने लगता है। तब मोहन को शक होता है कि शायद गांव वालों ने रितेश को कुछ बताया है। तब मोहन कहता है, अरे सरकार, आप गांव वालों की बातों पर ध्यान मत दे, वो तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। रितेश बहुत सोच में गिर जाता है। फिर एक दिन रितेश हवेली के पिछले वाले हिस्से में जाता है। तब उसे वहां एक ओल्ड BMW कार दिखाई देती है। उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। रितेश BMW कार के बारे में मोहन से पूछता है। तब वो कहता है, सरकार, ये आपके दादाजी के जमाने की कार है। 1970 का मॉडल है ये, पर इसे कोई भी आज इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए ये खड़े खड़े सड़ रही है। ये मेरे दादाजी की कार है, मैं इसे रिस्टोर जरूर करूंगा और फिर से दादाजी की तरह ही उनके ही कार में गांव में घूमूंगा। रितेश दादाजी की ओल्ड BMW कार को रिस्टोरेशन करने के लिए सूरज को बुलाता है। सूरज उस BMW कार को अच्छे से देखता है और कहता है, ये कार बहुत पुरानी है, लेकिन इस कार का रिस्टोरेशन मैं करूंगा। पर एक बात यह है कि इस कार के टायर्स अभी मिलना लगभग बंद हो गए हैं। फिर भी मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा उसे ढूंढने की। हाँ ठीक है सूरज, मैं भी तुम्हारी इस काम में मदद करूंगा। एक तरफ सूरज कार का रिस्टोरेशन चालू करता है तो दूसरी तरफ रितेश टायर्स की खोज में निकल पड़ता है। बड़ी ही मेहनत के बाद एक स्टोर पर उसे टायर्स मिलते हैं। टायर्स को लेकर वो सूरज के पास आता है। तब तक सूरज भी कार को रिस्टोर कर चुका था। कार में नए पार्ट्स लगाता है और दादाजी का मनपसंद रंग भी उस कार को दे चुका होता है। अब बारी आती है टायर्स की। सूरज कार्स के टायर्स निकाल कर नया टायर्स डालता है।
ओल्ड BMW कार नए जैसे चमकने लगती है। वो दोनों उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि तभी सूरज का ध्यान पुराने एक फटे टायर पर जाती है और वो कहता है, अरे रितेश, यहाँ देखो, यहाँ कुछ तो है। रितेश भी उस टायर्स को देखने लगता है। सूरज उस फटे हुए टायर को और फाड़ता है और उसमें से कुछ कागज बाहर निकलते हैं। कागज भी काफी पुराने हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे वहां पर छुपा कर रखा हो। दरअसल वो कागज कोई मामूली कागज नहीं था। वो रितेश के दादाजी की जायदाद के पेपर्स थे। उस पर दादाजी को किसने और कैसे मारने की साजिश रखी, वो सब लिखा हुआ था। तब वो पढ़कर रितेश के आंखों में पानी आता है और वो कहता है, दादाजी, हमें माफ कर दीजिए दादाजी। हमने आपके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, पर अब आपकी मौत का बदला मैं जरूर लूंगा दादाजी। उस मोहन को मैं जेल जरूर भेजूंगा। जी हाँ, रितेश के दादाजी का खून हुआ था और वो किसी और ने नहीं बल्कि मोहन ने लालच में किया था। पर दादाजी ने पहले ही सारी जायदाद अपने पोते के नाम कर चुके थे, इसलिए मोहन को कुछ ज्यादा नहीं मिला था और उस जायदाद के पेपर के लिए ही उसने दादाजी को मारा था। पर उसे क्या पता था कि वो कागजात दादाजी के ओल्ड BMW कार में ही होंगे। फिर क्या, रितेश पुलिस स्टेशन जाकर वो दादाजी की चिट्ठी दिखाता है और पुलिस मोहन को पकड़ लेते हैं। पहले तो मोहन मना करता है, पर जैसे ही पुलिस के डंडे पड़ते हैं वो सारी बात कबूल करता है। इस तरह से ओल्ड BMW कार के रिस्टोरेशन से कातिल का पता चल जाता है। मोहन को खून करने के लिए सजा मिलती है। रितेश कहता है, दादाजी, अब जाके मेरे दादाजी की आत्मा को शांति मिली होगी। रितेश वापस विदेश नहीं जाता, उसी गांव में रहकर अपने दादाजी के जैसे ही लोगों की मदद करने लगता है और रोज अपने दादाजी की ओल्ड BMW कार से गांव में घूमता है।